इस टास्क को करने के लिए मैंने आपसे ये कहा था कि आपने क्या करना है कि क्लियर स्क्रीन लगानी है, और क्लियर स्क्रीन मैंने आपको समझाई थी, इसकी मदद से आपने एक मेन्यू दिखाना था। जैसे लेट सपोज आपने सी आउट की कमांड यूज की, और आपने यहाँ पर अपने जो आपने फूड रेस्टोरेंट खोला है उसका नाम लिख दिया। जैसे यहाँ पर हम नाम लिख देते हैं C++ बाय सर्जरीट। ये हमने सभी लेकर रेस्टोरेंट का नाम खोल लिख लिया, सी आउट। अब हम इसमें क्या ऑफर कर रहे हैं, यानी कि कैटेगरीज है, तो यहाँ पर हम उसी तरीके से दिखा देते हैं कैटेगरीज या व्हाट वी ऑफर। फिर हम लिखेंगे सी आउट और यहाँ पर /m भी आएगा ताकि न्यू लाइन में दिखाई दे। अब हमने क्या करना है कि हमने वन डॉट, क्या कुछ था हमारे पास, नूडल्स थे, तो हमने नूडल्स प्रिंट करवा दिया। सी आउट, आप इसको सेम स्टेटमेंट में ही लेकर जा सकते हैं। सी आउट /m स्लैश, बस एक बहुत है, टू डॉट, नूडल्स है, और नूडल्स के बाद नूडल्स है, सी फूड है, मील लंच है, और करी है। सी फूड, सी फूड के बाद थर्ड नंबर पे है आपके पास मील लंच। मील लंच के बाद फोर्थ नंबर पे था आपके पास करी। ठीक हो गया, इस तरीके से आपने ये मेन्यू दिखाना था। और ये मेन्यू दिखाने के बाद आप ऊपर वालों को भी इसी तरीके से कर लें ताकि सी आउट बार बार ना इस्तेमाल हो, इस तरीके से। और यहाँ से इसको भी आप इस तरीके से लिख रहे हैं तो ये सारा का सारा एक ही उसमें चला जाएगा। और ये सब दिखाने के बाद आपने /n लगानी थी, और उसमें आपने बताना था एंटर योर चॉइस। और इसमें आपने कहना था 1 से लेकर 4 तक आपकी चॉइस है, आप जो भी इसमें से चूज करना चाहते हैं आप वो बताएं। तो सबसे पहले हम इसको रन करके देखते हैं कि क्या हमारा मेन्यू कार्ड स्क्रीन पर डिस्प्ले हो गया। कैटेगरीज थोड़ा सा आगे जा रहा है, तो मैं कैटेगरीज को एक टैब पीछे ले आता हूँ। और हम चेक करते हैं C++ पर सर्च ने कैटेगरीज, हम क्या ऑफर्स कर रहे हैं, नूडल्स, सी फूड्स, मील लंच, करी। अब हमने यूजर से कहना है कि आप 1 से 4 तक एंटर करें, तो हम आपको बताएंगे कि आपने क्या वो करना है परफॉर्म। तो इसका मतलब हमें इंटीजर यूजर की चॉइस की जरूरत पड़ेगी। तो हमने यहाँ पर CH लिख देते हैं चॉइस, और देखते हैं कि यूजर क्या 1 2 3 4 में से एंटर करना चाहता है। या हम इसको करेक्टर भी ले सकते हैं 4, क्योंकि मेन्यू चल रहा है ना। तो अब यहाँ पर हमने क्या करना है, CH = @CHE। ये हमने इसलिए यूज किया ताकि यूजर को उसकी चॉइस भी दिखा सके। चले एक ही में जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो अब यहाँ पर अगर 1 प्रेस किया जाएगा तो इट्स मीन हमने नूडल्स दिखाने हैं, और अगर 2 प्रेस किया जाएगा तो सी फूड। अब यहाँ पर हम चलेंगे, हमने यहाँ पर लगाना है सी आउट, पहले लगानी है इफ। अगर तो जो यूजर की चॉइस है वो इक्वल इक्वल टू होती है 1 के, तो इट्स मीन नूडल्स की बात हो रही है। एल्स इफ, अगर यूजर की चॉइस इक्वल इक्वल टू 2 है, तो अ, कौन सी थी, सी फूड थी। एल्स इफ, अगर यूजर की चॉइस इक्वल इक्वल टू 3 है, तो मील लंच था। और एल्स इफ यूजर की चॉइस 4 थी, तो कड़ी थी। और नंबर 5 आखिर में अगर एल्स लिखते हैं, तो हमने यूजर से कहना है कि सी आउट, यू हैव एंटर्ड, सॉरी,
/n और you have entered the wrong option. You have pressed wrong option. You have pressed wrong option. ठीक, चलिए। You have pressed wrong option और ओके मुझे दीजिएगा सामने कंसोल पे। अच्छा जी, सी इन कर देंगे। सॉरी, हम यूजर से कहेंगे यू हैव एंटर्ड एन इनकरेक्ट ऑप्शन। ठीक है। नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं कह रहा था। ठीक हो गया। नहीं, बस मैं यही समझा रहा था कि अगर यूजर ने 1 एंटर किया तो हमने क्या शो करवाना है, 2 एंटर किया तो सी फूड है, 3 एंटर किया तो ये है, 4 एंटर किया तो ये है। अब हम चलेंगे नेक्स्ट इसकी तरफ कि अगर यूजर ने 1 प्रेस किया तो लेट सपोज हमने यहाँ पर क्या सपोज किया था, चिकन नूडल्स, बीफ नूडल्स और ये सारा कुछ। तो हम यहाँ पर चलते हैं इस जगह पर, सी आउट करते हैं। सी आउट करने के बाद हम यहाँ पर लिखेंगे, सबसे पहले तो चले, सबसे पहले हम यहाँ प्रिंट करवाते हैं कि हमने टैग शो करवाना है। टैग हम शो करवाते हैं /n के साथ और /t के बाद हम लिखते हैं यहाँ पर कि आप नूडल्स की कैटेगरी में आ गए हैं और नूडल्स की कैटेगरी के अंदर हम आपको क्या ऑफर कर सकते हैं। तो नूडल्स की कैटेगरीज के अंदर हम यहाँ पर लिखेंगे इसको क्या कहते हैं, फूड कह लें, सपोज कर लेते हैं फूड। और यहाँ पर हम लिखते हैं सेट W और यहाँ पर हम कहते हैं जैसे लेट सपोज 10 कह लेते हैं, नहीं 7 कह लेते हैं, 7 इज इनफ मेरे ख्याल से। और यहाँ पर फिर हम प्रिंट करवाते हैं क्या, प्राइस। और इधर आ जाएगा एंड लाइन और यहाँ पर आएगी फिर नेक्स्ट, ये होगी हेडिंग्स। हेडिंग्स के बाद चैट लाइन हो गई। अब यहाँ पर हमने लिखना है, सबसे पहले हम ऑफर कर रहे हैं जी 1 डॉट चिकन नूडल्स। चिकन नूडल्स और इनकी स्पेसेस सेम होनी चाहिए, तो मैं यहाँ से इसको बढ़ाता हूँ और इनके दरमियान का गैप इक्वल रखने के लिए मुझे ये चेक करना पड़ेगा कि ये /n से इधर होनी चाहिए, इस तरीके से, ऐसे यहाँ पर आएगी ये हो जाएगी हेडिंग फूड की और प्राइस की। इसको भी इन्वर्टेड कॉमा में लिखना है, तो हम इसको भी इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे इस तरीके से। अब ये दोनों चीजें इक्वल हो गई हैं, यहाँ पर आएगा लेस देन के साइन, सेट W 7 आएगा। उसी तरीके से मैं इसको कॉपी करके रख लेता हूँ इस तरीके से। और नेक्स्ट टाइम क्या होगा जी, कि प्राइस हमारे पास जैसे चिकन नूडल्स है, इसकी प्राइस हमारे पास है 170 थी, कुछ भी रख लेते हैं 170 और -, ठीक है। एक दफा / प्रिंट करवाना हो तो हमें 2 बार लिखना पड़ता है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। फिर आ जाएगी एंड लाइन और ये भी मैंने साइन गलत लगा दी है, ये वाली साइन लेस देन की है। फिर लेस देन के साइन आएंगे और हम यहाँ पर प्रिंट करवाएंगे 2 डॉट चिकन नूडल्स के बाद हम बीफ नूडल्स ऑफर कर रहे थे, तो बीफ नूडल्स आ जाएंगे। और इसकी वेट भी हम, वो ये मैंने जब कॉपी किया हुआ है तो उसको उसी तरह पेस्ट करते हैं। ये हम ओपन कर रहे हैं 350 के /माइनस और हेडलाइन। और एक तीसरी आइटम भी शो करवा देते हैं, चाइनीज नूडल्स। चाइनीज नूडल्स W 7। देखा, मैंने दोबारा से लिख दिया, मैंने कॉपी किया हुआ था। चाइनीज नूडल्स जो है वो हम 550 के दिखा रहे हैं, वो जो कोरियन नूडल्स होते हैं स्पाइसी वाले, इस तरीके से। और इसको हम कर देंगे यहाँ पर हेडलाइन के साथ खत्म। खत्म नहीं करेंगे, हम यूजर से कहेंगे यहाँ पर
एंटर योर चॉइस, और इसमें हम बता देंगे कि 1 से लेकर 3 तक आपकी चॉइस है, वो एंटर करें, और यहाँ पर लगा देंगे सेमीकोलन। अब अगर मैं इसको इसी तरीके से लेकर चलूंगा तो स्क्रीन के ऊपर जो है वो एक और काम करते हैं, यहाँ से 2 लाइनें दिखानी थी, हम 2 लाइनें यहाँ पर दिखा देते हैं, या इसमें अंदर ही ले जाते हैं, और यहाँ से इन स्पेसेस, क्योंकि ये स्पेसेस ना स्क्रीन के ऊपर भी इसी तरीके से आएगी, मैं असल में यहाँ पर ना इनको, ये इन्वर्टेड कॉमा, ये वाला इन्वर्टेड कॉमा, मैं इनको एक लाइन में लिखना चाह रहा हूँ ताकि आउटपुट साफ सुथरी नजर आए। अब क्या होगा कि यूजर को हम चेक करते हैं कि क्या हो रहा है यहाँ पर। एरर आर एस एट डब्ल्यू का वो कह रहा है कि अगर आपने इसको इस्तेमाल करना है तो आपको हैश इंक्लूड, और यहाँ पर आता है IO मैन्युपुलेटर, इसके साथ भी डॉट एच नहीं आता। अब मैं यहाँ पर कहता हूँ जी कि मैंने अगर 1 लिखा तो मुझे नूडल्स की रेट लिस्ट आनी चाहिए, तो 1 लिखते ही नूडल्स का मेन्यू आ गया सामने, और ये देखें बड़ा ही खूबसूरती के साथ टेबल बन गया। लेकिन अब टेबल थोड़ा सा क्लोज आ रहा है तो मैं 7 को थोड़ा सा सेट कर लूंगा। 7 को मैं इधर 20 करता हूँ, या 25 कर देते हैं। क्या होगा इसको, ये रहा 25, ये रहा 25, और ये रहा 25। तो ये हो गया जी 1, 1 के ऊपर ये प्राइस आ गई। ठीक है। अब ये एक उसके लिए मैंने काम कर लिया, और यहाँ पर मैंने एक और चीज दिखानी है, 0 टू गो बैक। और अगर यूजर 0 प्रेस करता है तो हमने वापस उसको यही मेन्यू दिखाना है, ये वाला। क्लियर हो गया। तो लेट सपोज फिर हम इसको उठा लेते हैं यहाँ से, और चले बाहर, इसको फिलहाल रहने दें, अभी हम यहीं तक पहुंचे हैं। 1 प्रेस किया और उसके पास 1 मेन्यू आ गया। ठीक है। और मैंने आपसे एक बात कही थी कि यूजर अब इनमें से जो भी चॉइस करेगा तो आपने इसके अंदर फिर क्या करना है, दोबारा से आप ले लेंगे चॉइस, सी इन, चॉइस के अंदर दोबारा से, सॉरी गेट करेक्टर करते होते हैं हम, CH = गेट करेक्टर, और यहाँ पर हम डिस्प्ले भी कराते हैं। तो इफ CH =1, तो फिर हमने सी आउट करवाना है। इसके लिए अब सिंगल स्टेटमेंट लगानी है तो हम सिंपल सी आउट लिखते हैं। अ, इसके लिए सिंपल लिखेंगे कि ऑर्डर्ड यू हैव ऑर्डर्ड चिकन नूडल्स, योर बिल इज, जो भी आप अमाउंट है, जैसे 170 है तो हम कह देते हैं जी 170 आपका बिल आ गया। इसी तरीके से अगर यूजर ने लिखा है 2, उसका मतलब है कि उसने ऑफर किया है, सी आउट यू हैव ऑर्डर्ड चिकन नूडल्स, योर बिल इज 350। और यही काम हम थर्ड के लिए भी करेंगे, बट मैं फिलहाल सिर्फ इन 2 के लिए कर रहा हूँ। और इस इफ को हम एल्स लगा कर लिखेंगे ताकि ये दोनों अलग अलग ना ऑपरेट हो सके। अब यहाँ पर हम कहते हैं जी हमने नूडल्स ऑफर करने हैं, और नूडल्स के अंदर हमने बीफ नूडल्स ऑर्डर करने हैं, तो यू हैव ऑर्डर 2 के बिल्कुल साथ आ गया, तो हम यहाँ पर /n का इस्तेमाल करेंगे, ये /n यहाँ पर भी, और /n यहाँ पर। 1 किया नूडल्स के लिए, और फिर हमने 2 प्रेस किया बीफ के लिए, तो यू हैव ऑर्डर्ड चिकन नूडल्स। अच्छा, दूसरे में भी मैंने चिकन नूडल्स ही लिख दिया है, यहाँ पर हमने लिखना है बीफ नूडल्स। ठीक है। तो अब मैंने ये जो काम किया इसकी मदद से आपको क्या लग गया, समझ आ गई कि आपका प्रोग्राम किस तरीके से चलेगा। अब होगा ये कि जब यूजर ने यहाँ से चूज कर लिया 1, तो मेन्यू जो आपके पास ये था ना, ये सारा का सारा इरेज हो जाना चाहिए, और आपके पास
ये नया पेज बेसिकली ओपन हो जाना चाहिए। तो इसके लिए आपने क्या करना था कि जैसे ही यूजर करेक्टर एंटर कर दे, आपने यहाँ पर सिस्टम, और सिस्टम के अंदर आपने एक कमांड CLS, सॉरी डबल में थी, CLS लिखनी थी। और ये हम यूज करते हैं ऐसे तरीके से। और 1 लिखा तो वो सारा खत्म हो गया, नूडल्स आ गया। अब नूडल्स थोड़ा सा नीचे आ रहा है, तो हम अब इन 2 लाइंस को खत्म कर देंगे जो हमने उस टाइम दिखाई थी। ठीक है, फिर जैसे यूजर कहता है जी कि मैंने इसमें से नूडल्स चूज करने हैं, चिकन नूडल्स, तो 1 प्रेस किया तो बिल दिखाने के लिए फिर से क्लियर स्क्रीन का हमने इस्तेमाल करना है। जैसे ये, और सी आउट सीन एक साथ लिखेंगे और फिर बाकी स्टेटमेंट लिखेंगे और फिर if। ठीक है, इस तरह से गैप आपने रखना है ताकि पेपर में भी जब आप कुछ प्रोग्राम कर रहे हो, आपका प्रोग्राम डिफरेंट नंबर आए, डिफरेंट नजर आए। जैसे यहाँ पर मैंने सबसे पहले जितने वेरिएबल लेने थे वो ले लिए, फिर मैंने आउटपुट की स्टेटमेंट्स और इनपुट की स्टेटमेंट्स चला दी एक साथ। फिर मैंने सिस्टम डॉट सी एल एस की बिल्ट इन फंक्शन कॉल हुआ था, और फिर इफ आया। इफ के अंदर फिर सी आउट सीन एक साथ चलाया, फिर सिस्टम क्लियर स्क्रीन, और फिर इफ एल्स हमने चलाना शुरू कर दी। इस तरह से कोड जो है ना वो थोड़ा सा खूबसूरत दिखाई देता है। मैं इसको जूम आउट भी करता हूँ, तो आप देखें खूब आपका पेपर भी इसी तरीके से खूबसूरत नजर आ रहा होगा। ठीक हो गया। तो अब समझ आ गया आपको सवेरा कि आपने किस तरीके से कोड को करना है। मैं ये ना क्लास आपके साथ शेयर कर दूंगा फाइल, आप इसी को आगे चेंज कीजिएगा और कोशिश कीजिएगा कि इसी फॉर्मेट में रखिएगा। बस थोड़ी सी टेक्निकल चीज मैंने भी छोड़ दी है कि आप कैसे जीरो प्रेस करने पर यूजर को वो मेन्यू वापस दिखाएंगे, ये वाला। क्या आप दोबारा से ये मेन्यू आगे लिखने वाले हैं, और क्या पता यूजर आगे जा रहा है फिर जीरो दबा के पीछे आ रहा है, फिर आगे जाता है फिर जीरो दबा के, क्योंकि हो सकता है वो नूडल्स में गया पसंद नहीं आया वापिस आया, सी फूड में गया पसंद नहीं आया वापिस आया, मील में गया वापिस आया, करी में गया वापिस आया, इसमें गया वापिस आया। और ऐसा भी हो सकता है नूडल में गया वापिस आया, फिर नूडल में गया फिर वापिस आया, फिर नूडल में गया फिर वापिस। तो इस तरीके से आप कितने इफ के अंदर इफ और इफ लगाते जाओगे तो ये बेसिकली लूप्स की तरफ बात चली जाएगी। तो आपने टेक्निकली लूप्स के बारे में सोचना है, क्वेश्चन को मजीद एनालाइज करना है, और एनालाइज करने के बाद फिर आपने मजीद इसको कंटिन्यू करना है। ठीक है, ये वाला टास्क आप मुकम्मल करें इंशाल्लाह, फिर मैं आपको अ, दूसरी एग्जांपल्स की तरफ भी लेकर जाऊंगा। आप इसी टास्क को कंटिन्यू कीजिएगा। कोई बात नहीं, हमारे पास अभी बहुत टाइम है, हम कर लेंगे आगे चल के प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस कर लेंगे। अभी हमारे पास टॉपिक आ गया है जी एरेज का, क्योंकि हमने लूप्स पढ़ लिए। तो लूप्स का डायरेक्ट लिंक होता है एरेज के साथ। एरेज क्या होती है बेसिकली, आपकी बुक में इसकी डेफिनेशन लिखी हुई भी है कि जब आपके जो आपके कंप्यूटर की मेमोरी होती है ना, इसके अंदर क्लास 10 में अभी हम अगर चेंजेस, सॉरी क्लास 11 के अंदर अगर हम चेंजेस करते हैं ना, तो ये हो जाएगी चेंजेस। अच्छा, मैं एक काम करता हूँ, इस सारे कोड को उठाता हूँ और एक बनाते हैं न्यू फाइल, इसमें पेस्ट करते हैं और इसको नाम देते हैं टास्क 10 असाइनमेंट। और ये टास्क 10 असाइनमेंट जो है मैं आपके साथ ग्रुप में शेयर कर दूंगा। ये टास्क 10 असाइनमेंट कहाँ जाएगी, चले मैं ये क्लास के बाद आपके साथ शेयर कर देता हूँ। अब हम आज की क्लास में ना आगे एरेज का टॉपिक पढ़ते हैं। ठीक है बच्चे, कोई कंफ्यूजन तो नहीं होगी ना, मैंने ये सारा टास्क समझाया है और साथ ही मैं एरेज की तरफ मूव कर रहा हूँ, समझ आ जाएगी ना? हैवी तो नहीं हो जाएगा? क्योंकि आपने ज़रा कॉलेज भी पढ़ा है, मे बी आप शाम को भी पढ़े हुए हो। और उसके बाद अभी अगर कर सकते हो तो बताओ, मैं एरेज की तरफ मूव करता हूँ। यस नो में आंसर कर दें। ठीक है, एरेज बनाने का तरीका होता है जैसे इंटीजर हम लिखते हैं और ए लिखते हैं। अब ये क्या करता है, मेमोरी स्लॉट्स अगर मैं यहाँ पर बनाऊँ ना, जैसे ये है एक मेमोरी स्लॉट, ठीक है, ये है दूसरी मेमोरी स्लॉट, ये तीसरी मेमोरी स्लॉट, ये चौथी मेमोरी स्लॉट। और यही काम अगर मैं रिपीट करूँ,
आपके कंप्यूटर में मेमोरी कुछ इस तरीके से होती है, एक ये स्लॉट है, एक ये स्लॉट है। इन दो बार्स के दरमियान में ना आपको स्लॉट्स नजर आ रही हैं, इसको मैं खत्म भी कर देता हूँ। दो स्ट्रेट बार्स के दरमियान में ना आपको ये एक मेमोरी स्लॉट नजर आ रही है। तो जब आपने इंटीजर ए लिखा है ना, तो हो सकता है इंटीजर ए इसको रिजर्व कर ले अपने पास। ठीक है, इसको एज एन ए अपने पास रिजर्व कर ले। आप फिर लिखते हैं इंटीजर बी, इंटीजर बी लिखते हैं आप। तो क्या होता है कि हो सकता है कि ये मेमोरी लोकेशन रिजर्व कर ले। हो सकता है आपने सी लिखा हो तो सी यहाँ पर रिजर्व कर ले, इस जगह पर। अब जब आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा ना, तो एग्जीक्यूशन के दौरान उसको यहाँ से ए की वैल्यू सर्च करके लाने में, यहाँ से सी की वैल्यू सर्च करके लाने में, और यहाँ से बी की वैल्यू सर्च करके लाने में, क्योंकि ये अलग अलग जगहों पे पड़ी है तो उसको टाइम लगेगा। ठीक है। बट अगर आप इसकी जगह पर एरेज यूज करते हैं, और एरेज का सिंटैक्स ये होता है कि आप यहाँ पर इंटीजर और इंटीजर के साथ उसका साइज डिफाइन करते हैं। अगर मैं गलत नहीं हूँ, ये शायद मैं जावा के बारे में आपको बता रहा हूँ। सी प्लस प्लस के अंदर अ, जो ब्रैकेट्स हैं वो वेरिएबल के साथ, बस ब्रैकेट जो है वेरिएबल के साथ आती हैं इस तरीके से। ठीक है, तो ये एरे डिक्लेयर करने का तरीका होता है कि आप सबसे पहले लिखते हैं डाटा टाइप। डाटा टाइप लिखने के बाद आप लिखते हैं वेरिएबल नेम, और वेरिएबल नेम के साथ आप स्क्वायर ब्रैकेट्स डालते हैं, और यहाँ पर आप लिखते हैं साइज ऑफ एरे, एरे का क्या साइज है। तो लेट सपोज हमने 5 नंबर्स की एरे बनानी है, तो इस तरीके से आपकी एरे बन जाएगी। अब क्या होगा कि ये एरे आपकी बनेगी A0, A1, A2, A3 एंड A4, यानी कि कंसेक्यूटिव मेमोरी लोकेशन जो है वो इस एरे के लिए यूज हो जाएगी। अब जब आपका प्रोग्राम रन होगा तो वो यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे जाएगा, फिर यहाँ पे जाएगा, फिर यहाँ पे जाएगा, फिर यहाँ पे आएगा। तो उसको टाइम नहीं लगेगा डिफरेंट लोकेशन पे जाने के लिए। ठीक है, ये फायदा होता है हमें एरेज का। आई होप सो कि ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया कि एरेज क्यों बेनिफिशियरी होती है। दूसरा बेनिफिट इसका ये होता है कि आप यहाँ पर अगर आपने 50 लोगों के लिए डाटा स्टोर करवाना है, तो आपको 50 वेरिएबल्स बनाने की जरूरत नहीं है। जैसे स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 2, स्टूडेंट 3, आप एरे बनाएं और उस एरे को यहाँ पर साइज 50 दे दें। नेम आपने स्टूडेंट रखना है तो आप यहाँ पे स्टूडेंट रखें, तो वो ऑटोमेटिकली स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 2, स्टूडेंट 3 इस तरीके से हो जाएगा। तो अभी चलते हैं वापस सिंपल एरे की तरफ, जहां पर हमने एरे बनाई है ए की और उसको हमने दिया है 5। अब अगर आप इस A5 का मतलब है A0, A1, A2, A3, A4। ठीक है, दो बातें आपने इसमें याद रखनी है। स्टार्टिंग मैं ऊपर इधर ही लिख देता हूँ इसके साथ, स्टार्टिंग इंडेक्स होगा 0, एंड लास्ट इंडेक्स होगा साइज से एक कम नंबर। ठीक है, जैसे 4 है ना, तो 4 आपका इस 5 से एक कम है। वो इसलिए कम है क्योंकि 0 इन्वॉल्व हो गया, A0। अब लेट सपोज आप चाहते हैं कि इस एरे के थर्ड इंडेक्स के ऊपर, जो कि फोर्थ बनता है, अगर आप इधर देखें, 1, 2, 3 और 4, फोर्थ नंबर के ऊपर आप कोई वैल्यू स्टोर करवाएं, तो इसका मतलब है आप इस तरीके से स्टोर करवा सकते हैं 10। और ऐसे ही आप बाकी सब के ऊपर भी वैल्यूज को स्टोर करवा सकते हैं, जैसे कि 0, सॉरी, 0 = 1, एरे ऑफ 1 = 2। 3 को आप स्टोर करवा चुके हैं, एरे ऑफ 4 = 11 कर लेते हैं। और 1, 2, 3, 4, 2 को मैंने स्किप कर दिया, एरे ऑफ 2 = 5। तो ये आपने 5 नंबर जो है वो दिखा दिए, किसके, एरेज के, स्टोर करवा दिए। अब आप इनको अगर डिस्प्ले करवाना चाहते हैं तो इसी तरीके से आप एरे लिखेंगे और एरे का इंडेक्स नंबर लिखेंगे, तो वो आउटपुट में आ जाएगा। जैसे एरे का 0 इंडेक्स जो है वो क्या डिस्प्ले करवा रहा है, 1, स्टोर करवा रहा है 1, तो 1 को ही वो डिस्प्ले भी करेगा। अब आप इसको अगर रन करते हैं तो आपके पास 1 देखें आउटपुट में आ गया। और ऐसे ही अगर आप इसको 0 की बजाय 1 प्रिंट करवाते हैं, तो
उसके ऊपर टू प्लेस है तो टू आ जाएगा। अब यहाँ पर अगर आप कोई ऐसा नंबर प्रिंट करवाते हैं जो एरे का नहीं है तो आपके पास एक्सेप्शन आ जाएगी। और एक्सेप्शन कहते हैं कि एरे आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ। यहाँ पर इस जगह पर मैं एक और लाइन लिखता हूँ कि अगर एरे साइज 5 है और आप लिखते हैं 5 से बढ़कर 6 लिख देते हैं, ठीक है। क्या मसला है यार, एरे आप 6 लिख देते हैं तो आपके पास एरर जो है वो क्या आएगा, एरे आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। ये जो जो आप एरे का इंडेक्स बता रहे हो वो इंडेक्स तो है ही नहीं। ठीक है, यहाँ पर उसने क्यों इस तरह की हरकत की, क्योंकि उसने 10th कोई इंडेक्स मेमोरी लोकेशन खुद ब खुद एलोकेट कर ली, वहां पर जो डमी डाटा पड़ा हुआ था वो डिस्प्ले होकर आ गया। ठीक है, तो अदरवाइज ये है कि आपके पास एक्सेप्शन आती है, आपको इस एक्सेप्शन का नाम पता होना चाहिए। अब इसी तरीके से आप अगर ए ऑफ 5 डिस्प्ले करवाना चाहेंगे तो ए ऑफ 5 भी पार्ट ऑफ वो नहीं है। तो उसने क्या किया कि कोई हैविंग गार्बेज वैल्यू पड़ी थी वो उठा कर ले आया, तो आप एरे ऑफ 4 तक डिस्प्ले करवा सकते हैं। इसको अगर आपने समझना है, आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि ऑनलाइन सी प्लस प्लस कंपाइलर, उसमें जाएं और यहाँ पर आप अपने इस कोड को प्लेस कर दें। क्या मसला, ये वाली वेबसाइट प्रोग्रामिंग की नहीं खुलती। यहाँ पर आप इस कोड को प्लेस कर दें, यहाँ पर रिटर्न 0 बना दे दें और इसको रन करें। और एरे ऑफ 5 6, अच्छा ये भी यहाँ पर भी वो कोई ना कोई देखे डमी वैल्यू मेमोरी की उठा के ला रहा है, एरे आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन नहीं दे रहा। अदरवाइज आप एरे आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन लिखें इन सी प्लस प्लस, तो वो आपको इसके बारे में बता देगा कि असेसिंग एरे आउट ऑफ बाउंड एन एरे आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन इन सी प्लस प्लस। इधर चला जाता है यार। In C++ occurs when you attempt to access an element of array using an index that is outside the array's valid range. Unlike some high-level language that throw exception out of, ठीक है। आउट ऑफ द बाउंड जब आप जाएंगे तो आपके पास एक्सेप्शन आ जाएगी। अब लेट सपोज आपको पेपर में क्वेश्चन आ जाता है तो आपने रियल प्रैक्टिस करके देख लिया है, तो आप इस क्वेश्चन को एसएलओ बेस ऐसे अटेम्प्ट करेंगे कि आप इसमें मेंशन करेंगे कि जो डेव सी प्लस प्लस कंपाइलर है उसके अंदर एक्सेप्शन नहीं आती। इंग्लिश में लिखेंगे, उसकी जगह पर क्या आता है, उसकी जगह पर कोई भी गार्बेज वैल्यू मेमोरी लोकेशन से उठाकर ले आता है। जबकि अगर आप एरे के इंडेक्स से बाहर का कोई इंडेक्स मेंशन करेंगे तो असल में आनी चाहिए एरे आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। ठीक है, ये आप इस तरीके से मेंशन कर देंगे ताकि आपका एक एसएलओ भी कवर हो जाए पॉइंट, और एक पॉइंट आपका रिलेटेड टू आपका कोर्स भी हो जाए। डेफ सी प्लस प्लस से रिलेटेड बात भी कवर हो जाए कि सी प्लस प्लस में कम एक्सेप्शन नहीं आती बल्कि वो गार्बेज वैल्यू उठा के ले आता है। और दूसरा पॉइंट हो जाएगा कि वैसे इसको एरे आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन देनी चाहिए। ठीक हो गया। इसी तरीके से अगर हम 2D भी बनाना चाहें तो हम बना सकते हैं। यहाँ पर एक और 5 साइज दे देते हैं, तो अब अगर मैं ए ऑफ 0 दूंगा तो ये एरर देगा और कहेगा कि आपके पास दो इंडेक्सेस होने चाहिए। दो इंडेक्सेस के लिए मुझे यहाँ पर एक और ब्रैकेट लगानी पड़ेगी, जैसे 0 0। ये बेसिकली 2D मैट्रिक्स बन जाएगी। 1 1 1 2 2 2 3 3 एंड 4। ये ऐसे ही जैसे आपको मैंने नीचे बॉक्स बनाकर दिखाया, या हम शेप्स बना रहे थे ना, 1 1 1 2 1 3 1 4। और इसमें क्योंकि जीरो इन्वॉल्व है तो शुरू में 0 0, यहाँ पे 0 1, और ये 0 2, ये 0 3 एंड ये 0 4। फिर आगे हो जाएगा 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4
फिर हो जाएगा 20, 21, 22, 23, 4, और ये काम चलता रहेगा 5 तक। 12 आगे चलते हैं और अब देखते हैं कि ये इसी तरीके से, अब इसी तरीके से जब मैं आउटपुट करवाऊंगा तो आउटपुट की कमांड में भी उसने वही एक्सेप्शन देनी चाहिए थी, लेकिन फिर वो मेमोरी से जाके कोई डाटा उठा के ले आया, क्योंकि वो मौजूद ही नहीं है। तो मैं जब यहाँ पर दूंगा, जैसे मैंने 4 4 पे या 3 3 पे डाटा दिया है, तो मैं 3 3 पे डाटा दूंगा, कॉल कराऊंगा तो 10 आउटपुट में आ जाएगी इस तरीके से। तो आप 2 dB, इसके अलावा आई थिंक 3 dB होती है, 3 dB आप प्रिंट करवा सकते हैं। और यही काम आपको करना पड़ेगा, यहाँ पर भी 3 3 0 इंडेक्स के ऊपर जो वैल्यू है वो प्रिंट होके आ जाएगी। तो 3 3 0 के ऊपर 10 वैल्यू है। 3 3 0। और आप इसको मजीद आगे भी लेकर जा सकते हैं, 4D, 5D, जो भी आप बेहतर लगे आप उसके ऊपर काम कर सकते हैं। वैसे ही एक जनरल नॉलेज के लिए आपको बता रहा हूँ। तो ये 4D तक भी चली जाती है, 5D तक भी, जो भी आप चाहते हैं वो उसको कर सकते हैं। अच्छा, आपके कोर्स में 3D नहीं है, मुझे शक पड़ा था कि आपके कोर्स में, हाँ 3D है ही नहीं, 2D है, 3D नहीं है। यस यू आर राइट, 2D है तो सही है, लेकिन मुझे भी नजर नहीं आ रही। मेरा ख्याल है कि 2D नहीं है। तो आज हम उसी टास्क को कंटिन्यू करेंगे। टाइम आपका 2 मिनट से कम रह गया। कोई अगर चीज़ आपने पूछनी है तो पूछ लें। साथ में मैं एक चीज़ और बता दूं कि आपने जब इसको इस तरीके से लिखा है तो आप इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि 5 नंबर जो आपने देने हैं वो 1 2 3 4 5 ऐसे भी दे सकते हैं। 55 देना है, 41 देना है, 36 देना है, या 12 देना है, या 10 देना है, आप इस तरीके से भी दे सकते हैं। और अब आप जिस भी एरे इंडेक्स को कॉल करवाएंगे उसमें से, अब ये 0 इंडेक्स है, ये 1 इंडेक्स है, ये 2 इंडेक्स है, ये 3 इंडेक्स है, ये 4, टोटल 5 इंडेक्स है। अगर आप 0 वाले को प्रिंट करवाएंगे इस तरीके से, तो देखें 0 के ऊपर 10 पड़ा हुआ है, 0 के ऊपर 10 पड़ा हुआ है। और अगर आप 1 प्रिंट करवाएंगे तो 1 इंडेक्स के ऊपर 12 पड़ा हुआ है। ठीक है। और अगर आपके पास लेट सपोज कोई ऑपरेशन आ जाता है, जैसे आप यहाँ पे लिखते हैं 4 - 1, तो ये इसको ऑपरेट करेगा, 4 - 1 को, ये 3 हो जाएगा। तो 0 1 2 3 इंडेक्स के ऊपर है 41, तो इसको कंपाइल करेगा और 3 इंडेक्स के ऊपर है 41। आप इस तरीके से डाटा को डिस्प्ले करवा सकते हैं। ठीक है, क्लास हमारी एंड हो चली है, 1 मिनट रह गया है, क्लास खुद ब खुद बंद हो जाएगी। कोई अगर आपका क्वेश्चन है तो वो काइंडली शेयर कर ले मेरे साथ, अदरवाइज मुझे बता दें कि समझ आ गई है, कोई इशू नहीं है। ठीक है, असाइनमेंट आपकी जो है वो टास्क 11 वही आगे कंटिन्यू रहेगा। और अगर कॉलेज की तरफ से लोड ज़्यादा होता है तो कोई बात नहीं, टास्क हम वीकेंड्स पे ले जाएंगे, क्योंकि आगे आने वाले दिनों में हमारे पास टाइम होगा। हम क्लास के अंदर ही प्रैक्टिस किया करेंगे इंशाल्लाह ताला। ठीक है, चले, अल्लाह हाफिज।